उसके बाद 23 जनवरी की बात थी या 24 की थी या शायद 25 की थी। तीसरी चिट्ठी आती है हजूर संत जी की, कथित तौर पे। ये तीसरी चिट्ठी जब आती है तो ये चिट्ठी साधारण नहीं होती, इसमें कोडेड मैसेज होता है। आमतौर पे जेल से कैदी चिट्ठी लिखते ही नहीं है, क्योंकि अब फोन कॉल की सुविधा है। लेकिन ये बहुत पुराने तरीके से चिट्ठी लिखी गई थी, और इस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था। और चिट्ठी में साइफर्स जिसे कहते हैं कि ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, तो जेल कभी ऐसी चिट्ठी बाहर भेजती नहीं है इसमें साइफर्स या कोडेड मैसेज हो। पर ये चिट्ठी बाहर आई थी। दिलचस्प ये था भी, ये चिट्ठी जिस तारीख को लिखी गई थी उसी तारीख को जेल से ये अप्रूव हो गई थी, और उसी तारीख को ये डेरा के अंदर पढ़ के सुना भी दी गई थी। मतलब ये चिट्ठी बाय पोस्ट डेरे में नहीं पहुंचती थी, कोई व्यक्ति था जो डेरे लेके आता था। तो ये चिट्ठी 1.5 घंटे के अंदर लगभग डेरे में पहुंच गई रोहतक से। या यूं कहे भी पहुंचनी तो थी नहीं, वो पहले से ही डेरा में थी। ये तो बस एक दिखावा था कि वो जेल से आ रही है। और ये चिट्ठी डेरा में पढ़ के सुनाई गई। उस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था, और उस कोडेड मैसेज का मतलब था कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली किसान दिल्ली में करने वाले हैं उसको निशाना बनाया जाए। ये मैसेज कैसे था ये मैं आपको फिर बताऊंगा। अब ये मैसेज देख के हमारा दिमाग खटक गया, और हम क्या कर सकते थे। यही था अभी हम जितने लोगों को सतर्क कर पाते किसान आंदोलन में। हमारे भी बहुत से जानकार लोग बैठे थे, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी सहायता बाहर से उपलब्ध करा सकते थे वो करवा रहे थे। तो जो भी सहायता बाहर से उपलब्ध करा सकते थे वो करवा रहे थे। तो थोड़ी बहुत जान पहचान हमारी हो गई थी किसानों से, काफ़ी पंजाब के किसान थे जो। तो हमने उन तक संदेश पहुंचाया, अभी सतर्क रहो, ये रहो, जो भी उनके लीडर्स थे। और 26 जनवरी 2021 को भी किसान जो ट्रैक्टर रैली थी उसको लेके भी कई तरह की साजिशें बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि पंजाब के लोग थे, वो साजिशें बनाना भी जानते हैं और बड़ी से बड़ी साजिश तोड़ना भी जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो इन मामलों में बहुत एक्सपीरियंस्ड। तो उनको तो जरा सी भनक लगने की देर थी, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को चेक किया, और वो या कमज़ोर कानून है या फिर ये जुडिशरी में फैला भ्रष्टाचार है, ये आप खुद आंकलन लगा लीजिए। अब वापस आते हैं भी, जो कमांड थी वो धीरे धीरे डेरा की मैनेजमेंट डेरा की संगत पे हजूर संत जी के संदेशों के जरिए काबू करती थी। और 24 अक्टूबर 2020 के दिन एक पैरोल दिखाई गई या करवाई गई, और उस पैरोल में भी उस कमांड को मजबूत करने की कोशिश की गई। फिर जनवरी 2021 आया। जनवरी 2021 के शुरुआती दिनों में डेरा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव का था। इस वीडियो में कथित तौर पे हजूर संत जी अस्पताल से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और इस वीडियो में कुछ लोग उनके साथ थे। अब ये वीडियो वायरल हुआ, और दोबारा से वो कमांड हासिल करने की कोशिश की गई डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि हमने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी भी ये पैरोल हुई नहीं है, डेरा की मैनेजमेंट आपको मूर्ख बना रही है, और उन्होंने ये वीडियो जारी करके हमें झूठा साबित कर दिया। उसके बाद 23 जनवरी की बात थी या 24 की थी या शायद 25 की थी। तीसरी चिट्ठी आती है हजूर संत जी की, कथित तौर पे। ये तीसरी चिट्ठी जब आती है तो ये चिट्ठी साधारण नहीं होती, इसमें कोडेड मैसेज होता है। आमतौर पे जेल से कैदी चिट्ठी लिखते ही नहीं है, क्योंकि अब फोन कॉल की सुविधा है। लेकिन ये बहुत पुराने तरीके से चिट्ठी लिखी गई थी, और इस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था। और चिट्ठी में साइफर्स जिसे कहते हैं कि ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, तो जेल कभी ऐसी चिट्ठी बाहर भेजती नहीं है इसमें साइफर्स या कोडेड मैसेज हो। पर ये चिट्ठी बाहर आई थी। दिलचस्प ये था भी, ये चिट्ठी जिस तारीख को लिखी गई थी उसी तारीख को जेल से ये अप्रूव हो गई थी, और उसी तारीख को ये डेरा के अंदर पढ़ के सुना भी दी गई थी।
मतलब ये चिट्ठी बाय पोस्ट डेरे में नहीं पहुंचती थी, कोई व्यक्ति था जो डेरे लेके आता था। तो ये चिट्ठी 1.5 घंटे के अंदर लगभग डेरे में पहुंच गई रोहतक से, या यूं कहे भी पहुंचनी तो थी नहीं, वो पहले से ही डेरा में थी। ये तो बस एक दिखावा था कि वो जेल से आ रही है। और ये चिट्ठी डेरा में पढ़ के सुनाई गई। उस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था, और उस कोडेड मैसेज का मतलब था कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली किसान दिल्ली में करने वाले हैं उसको निशाना बनाया जाए। ये मैसेज कैसे था ये मैं आपको फिर बताऊंगा। अब ये मैसेज देख के हमारा दिमाग खटक गया और हम क्या कर सकते थे। यही था, अभी हम जितने लोगों को सतर्क कर पाते किसान आंदोलन में, हमारे भी बहुत से जानकार लोग बैठे थे। हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी सहायता बाहर से उपलब्ध करा सकते थे वो करवा रहे थे। तो जो भी सहायता बाहर से उपलब्ध करा सकते थे वो करवा रहे थे। तो थोड़ी बहुत जान पहचान हमारी हो गई थी किसानों से, काफ़ी पंजाब के किसान थे जो। तो हमने उन तक संदेश पहुंचाया, अभी सतर्क रहो, ये रहो, जो भी उनके लीडर्स थे। और 26 जनवरी 2021 को भी किसान जो ट्रैक्टर रैली थी उसको लेके भी कई तरह की साजिशें बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि पंजाब के लोग थे, वो साजिशें बनाना भी जानते हैं और बड़ी से बड़ी साजिश तोड़ना भी जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो इन मामलों में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो उनको तो जरा सी भनक लगने की देर थी, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को चेक किया और वो इस साजिश को तोड़ने में कामयाब हो गए। यहाँ से हमें ये विश्वास हो गया भी हमें जो भी सूचना किसान आंदोलन के खिलाफ मिलेगी, इस आंदोलन में किसी का नुकसान हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, तो हम ये सूचना उन तक पहुंचा देंगे। और वो इतने सक्षम हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं भी, अपने आप रोक लेंगे चीज़ों को। तो फिर किसान आंदोलन को लेके हमें उतना खतरा कभी नहीं रहा। फिर उसके बाद हमने, या उसके साथ साथ कहें, हमने ये पड़ताल करनी शुरू की कि क्या वाकई में हजूर संत जी मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव में 24 अक्टूबर को आए थे। इंटरेस्टिंग क्या मिला हमें कि मेट्रो हॉस्पिटल में जिस दिन हजूर संत जी ने जाना था या दिखाया गया, उस दिन वहाँ 3 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 3 अलग अलग मरीज दिखाए गए थे। एक में हजूर संत जी के माताजी मरीज बना के दिखाए गए थे। 5 से 6 घंटे कथित तौर पे हजूर संत जी वहाँ रुके थे, लेकिन उस दौरान वो अपने माताजी से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं मिले थे। दरअसल वहाँ कुछ मीटिंगें हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, बाकी जो 2 फर्जी मरीज थे उनके कमरों में। अब हमारी कोशिश थी भी हम किसी तरह किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जिससे हमें उस हॉस्पिटल में उस दिन का जो रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है हजूर संत जी के माता जी का और बाकी उन मरीजों का, मिले। लेकिन हमें पता चला भी इस पैरोल के जस्ट बाद ये हॉस्पिटल बेच दिया गया किसी और कंपनी को, और उस कंपनी ने पुराना सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस डॉक्टर ने इलाज किया था हजूर संत जी के माता जी का, या ऑन रिकॉर्ड जिन भी डॉक्टरों का नाम उसमें आता था, वो सब अस्पताल छोड़ के चले गए थे और अस्पताल बिक गया था और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट किया जा रहा था, मतलब तोड़ फोड़ कर दी थी। आप यूँ समझ लीजिए भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल एविडेंस कि भाई देख के कोई ये शिनाख्त ना कर सके कि इस कमरे में मीटिंग हुई थी, मतलब वो सारा इंटीरियर बड़े स्केल पे बदला जा रहा था, जिससे ये पहचान करना मुश्किल था भी कौन सी जगह पे हजूर संत जी गए थे और कौन से कमरे में वो गए थे। ये पैरोल की सच्चाई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2021 में जो पीआईएल मैंने लगाई थी उसकी सुनवाई हुई। पीआईएल को आप टेक्निकल तरीके से समझिए, ये जनहित याचिका में कोर्ट ये चीज जरूर देखती है भी याचिका लगाने वाले का पर्सनल स्वार्थ ना हो। अब अगर याचिकाकर्ता का पर्सनल स्वार्थ निकल आए तो उसे पीआईएल नहीं माना जाता, वो प्राइवेट पर्सनल पिटीशन हो जाती है। तो पीआईएल की कैटेगरी बहुत अलग होती है और उसमें जनहित की बात होनी चाहिए सिर्फ।
अब जिस बेंच पे ये सुनवाई होनी थी उसमें जस्टिस यू ललित नाम से कोई जज थे और दूसरे जज थे जस्टिस किरण जोसेफ। मुझे खुद ये बहस करनी थी कोर्ट में। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तब सुनवाइयाँ होती थी और अब सुनवाई का दिन भी आया और जो वकील मेरे को मदद दे रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी। अब अभी तक जो कहानी मैंने आपको करीब 3-4 घंटों में बताई है, सुप्रीम कोर्ट को यही कहानी मुझे 3-4 मिनट में बतानी थी और उन्हें यकीन दिलाना था भी ये सच है। अब जितना मेरे से बन पड़ा मैंने पहले 3-4 मिनट उनको जो बता सकता था बताया। उसके बाद जस्टिस यू ललित इस बेंच को लीड कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने इस दिशा में पीआईएल को ले जाना चाहा भी इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। जब उन्होंने पूछा भी हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें, मैंने उनको बताया भी एक सिंडिकेट है, ये कोई एक अपराध नहीं हो रहा है, मतलब एक ग्रुप या एक व्यक्ति कोई क्राइम नहीं कर रहा है, ये सिंडिकेट है जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और इसमें शक के दायरे में एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी है। ये मेरी जांच में आया था। अब उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी फंसता था, उसमें एनआईए या यूं कहें भी गृह मंत्रालय। तो मैंने जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया, जो मतलब भारत सरकार को, हरियाणा पंजाब की सरकार को, सीबीआई को, इन सबको पार्टी बनाया था। अब जब सारी चीज़ चलने लगी तो उस पिटीशन में डेरा से संबंधित सारे केस थे। एक ऑन एन एवरेज मैंने लगभग 150 मर्डर का जिक्र किया था उस पिटीशन में, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था। ये वो था जो मैं रिकॉर्ड पे दिखा सकता था, जो रिकॉर्ड पे नहीं थे वो कितने थे उसकी तो गिनती ही नहीं है। अब ये सारी सुनवाई में जब उन्होंने पूछा भी ऐसे वैसे भी हम क्यों यकीन करें, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मेरे पे हमले हुए, ये सब कुछ हुआ, ये क्यों हो रहे हैं, मैं कोई सच बोल रहा हूँ तभी कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लोकल थाने में अगर हम जाएं, अगर हमारे बंदे पे गोली भी चल जाए तो भी लोकल थाना हमारी बात नहीं सुनता है, इससे ऊपर क्या चाहिए। अब जब इतनी बात मैंने की तो वो पिटीशन इस दिशा में आने लगी कि मैं एक तरह से अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। वो इस दिशा में पिटीशन को ले जाने लगे और बोले इसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है या आप प्रोटेक्शन चाहते हो, आप पब्लिसिटी चाहते हो, क्योंकि इस तरह की पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट उन वकीलों के भी नहीं सुनती जो वहाँ के धुरंधर वकील हैं। जिस वकील की ऐसी फेस वैल्यू हो कि जो इस तरह के केस लेकर आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बेशक कोर्ट सुन ले। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रशांत भूषण जैसे वकील हों। अब एक आम आदमी जो पहली बार किसी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा है, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच पे, उसकी बात पे यकीन कर लेना और इतने बड़े सिंडिकेट की कहानी को सच मान लेना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल रहा, या उन्हें समझा नहीं पाया, या उन्हें समझ नहीं आया, या फिर कुछ और जो भी था। तो जब उन्होंने कहा भी आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, तो कोर्ट का एक तरीका होता है भी आप उनको उन्हीं के केस का कोई रेफरेंस दो, भी देखो इस तरह के केस में आपने सुनवाई की थी तो अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मैंने उनको एक रेफरेंस दिया कि जो एक सबरीमाला वाला केस है, सबरीमाला मंदिर का एक केस था केरल साइड का शायद, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था या स्टेटमेंट था कि धर्म के मसलों में जो जिस विचारधारा को मानता है वही व्यक्ति पीआईएल लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा सकता। अब मैंने वहाँ ये केस कोट कर दिया, मैंने कहा जी मैं डेरा का प्रेमी हूँ और डेरा से संबंधित ये सारी दास्तां हैं और डेरा में ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आपके उस फैसले के हिसाब से एलिजिबल हूँ कि मैं ये पीआईएल लगा सकता हूँ, तो आप इस पे मुझे मना नहीं कर सकते भी आप कि ये सुनवाई नहीं होगी, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट है। अब ये मुझे सिखा के भेजा गया था। फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। अब कई जगह टेक्निकल क्वेश्चंस थे और वो मैं कहीं उलझ गया
और ये भी मुझे सिखाया गया था भी जब जहाँ उलझ जाओ वहाँ उनको बोलना भी या तो हमें वकील अवेलेबल करा दो जी क्योंकि हमारा केस कोई वकील लड़ नहीं रहा, या फिर हमें अगली तारीख दे दो, हम तैयारी करके आके आपको दोबारा जवाब दे देंगे। तो मैंने दोनों ही ऑप्शन रख दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैंने कहा जी या तो मुझे तारीख दे दो कि आपके इन सवालों के जवाब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ लॉ में, तो मैं अगली पेशी पे जवाब लिख लाऊंगा, जवाब दे दूंगा, या फिर मुझे कोई वकील दे दो क्योंकि कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है, और वकील दे दोगे तो मैं उस वकील को बता दूंगा, वो आपको टेक्निकल भाषा में समझा देगा। तो जस्टिस यूयू ललित शायद इंटरेस्टेड थे वकील देने में, लेकिन इसी बीच उन्होंने, दोनों जजों ने अपने माइक बंद कर दिए और वो आपस में बात करने लगे। करीब 5-7 मिनट उन्होंने बात की। बात करने के बाद उन्होंने, जस्टिस यूयू ललित ने मुझसे पूछा भी आप चाहते क्या हो? भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, डेरा एडमिनिस्ट्रेशन और इवन सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब एक सिंडिकेट में शामिल हैं आपके हिसाब से, और इन्होंने 150 से ज़्यादा हत्याएं करवाई हैं। तो अब आप क्या चाहते हो कि इन सब के ऊपर इंक्वायरी बिठा दें? तो जब सारे ही मिले हुए हैं तो इंक्वायरी कौन करेगा? मैंने कहा जी तो आप देखिए, आप किसको इंक्वायरी के लिए चुनेंगे, आप ही का फील्ड है, मुझे कैसे पता भी कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इंक्वायरी में। आप जिसको भी इंक्वायरी में बिठाएं उसके साथ मुझे और रख लें, क्योंकि इस केस पे सबसे ज़्यादा स्टडी मैंने ही की है। तो वो मेरे को पूछते हैं कि भी आप चाह रहे हो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर आपको ले लिया जाए। अब हम सीधे साधे लोग, हमें कोर्ट की डिप्लोमेटिक बातें समझ नहीं आती, क्योंकि कोर्ट के अंदर ईगो फैक्टर बहुत होता है। मैं आपको बताऊं जज को लेके, तो वो जज की ईगो कभी हर्ट नहीं करनी होती, पर अब हमें थोड़ा ही पता था, हम तो आम लोग हैं, ये तो धुरंधर वकील हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। मैंने कहा जी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा इस केस के बारे में कौन जानता है? आप जिस भी ऑफिसर को लगाएंगे उसके साथ मुझे भी लगा दो, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, और क्योंकि वो ऑफिसर भी बाकियों की तरह कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो मुझे कम से कम कन्विंस करे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, ताकि आपके पास जो बाद में रिपोर्ट पहुंचे, वो रिपोर्ट में मैं बाद में ऑब्जेक्शन ना उठा के पहले ही उठा सकूं, ताकि सही रिपोर्ट पहुंचे। अब यहाँ मैंने कोर्ट की ईगो हर्ट कर दी, भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने से छोटा समझ लिया। यहाँ से बात बिगड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आपकी याचिका खारिज की जाती है। तो वो खारिज करने का ऑर्डर लिखवाने लगे। तो वहाँ भी मुझे सिखाया गया था, भी खारिज करने लगे तो इस पीआईएल को खारिज मत होने देना, विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना। इससे क्या है कि हम दोबारा इस याचिका को लगा पाएंगे। अगर ये खारिज हो गई तो हम दोबारा जब जाएंगे तो कोर्ट पुरानी याचिका का हवाला देके हमारी याचिका फिर से खारिज कर देगी, तो इसलिए वापस ले लेना। मैंने कहा जी ऐसा है भी आप इसे खारिज मत करो, मुझे ये याचिका वापस दे दो। आपको लगता है भी हाई कोर्ट नहीं कंप्रोमाइज हो सकती, आपको लगता है भी गवर्नमेंट इतने बड़े सिस्टम में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, तो अगली बार मैं आपको सबूत ला के दिखाऊंगा। मुझे तो पता है, मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए मैं इसका सबूत लेकर आऊंगा एक दिन, और फिर मैं दोबारा बात करूंगा इस कोर्ट में, तो आप ये याचिका मुझे वापस दे दो। अब क्या, जब याचिका वापस दी जाती है तो वहां सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन, मतलब बंदे ने याचिका वापस ले ली, हमने डिसमिस कर दी। कारण डिटेल कुछ नहीं, कोर्ट में क्या मामला था, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये कुछ नहीं लिखा जाता। तो ये याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि जो पीआईएल हाई कोर्ट में हमने लगाई थी गुमनाम चिट्ठी को लेकर, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, और जो पीआईएल मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है इसके साथ क्या सलूक हुआ है। यहाँ से मेरा जुडिशरी को लेकर डर निकल गया भी एट द एंड अगर सुप्रीम कोर्ट में आके यही बहस होनी है तो फिर निचली कोर्ट से डर किस काम का। आते हैं ऊपर, तसल्ली से बहस करेंगे। और अब मैंने तैयारी शुरू की सबूत जुटाने की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, डेरा की मैनेजमेंट के खिलाफ, ताकि मैं ये साबित कर सकूं
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाके जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है। अब जो मेरा वकील साथ दे रहे थे उनकी हिम्मत टूट गई थी भी, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, अब इतने बड़े मामले को हमने ओपन कर दिया है और कोर्ट ने हमारी ढंग से सुनी नहीं है, अब हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर यहाँ से चीज़ें हमें अलग ट्रैक पे ले जानी पड़ी। हमने हाई कोर्ट से एक वकील चुना, यूं कहें भी वो वकील एक समय पे ही हमारे पास खुद आया था कि कोई केस है तो हमें दीजिए। नाम था ऋषु गर्ग। उनको कुछ नहीं पता था कि हम किस पॉलिटिक्स का शिकार हैं और क्या कर रहे हैं। हमने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ऐसा है कि हम धोखा खाए हुए लोग हैं और ये धोखा हमने सरकार, कानून, जुडिशरी, वकील, सरकारी अफसर, खुफिया अफसर बनके भी नकली लोग हमारे पास आए हैं, इन सब से हमने धोखा खाया भी। हम सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि जो हम आपको कहें केस कोर्ट में लगाने की वो आप लगाएं और आपका जो भी कानूनी एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी से पैसा ले लेंगे या बिक जाएंगे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल है आपके साथ। बेशक आप हमसे थोड़ी फीस फालतू ले लीजिए, पर दूसरी पार्टी बहुत अमीर है, उससे पैसा मत लीजिए, क्योंकि हमें कोई ईमानदार वकील ढंग से अभी मिला नहीं है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमारी तरफ से पैरवी कर सके। तो उस वकील ने हमें यकीन दिलाया अभी अपने तरीके से भी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर हमारा अगला जो